फोकस कर लेते हैं, जिसके चलते आज तमाम एनबीएफसीज और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां फोकस में भी हैं। और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने कैश डिसबर्समेंट लिमिट के पालन करने को कहा है। और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए और क्या डिटेल्स है आपके पास? रिजर्व बैंक के द्वारा एनबीएफसी कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई है गोल्ड लोन के संदर्भ में। और रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो डिसबर्सल होते हैं गोल्ड लोन के अंदर वो कैश में नहीं हो। 20,000 से ज्यादा का जो डिसबर्सल है वो कैश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आईटी एक्ट का उल्लंघन है। आईटी एक्ट में प्रावधान है कि अगर कैश के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है लोन के फॉर्म में किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाए तो उसकी राशि 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनियों को लिखा है जो कि गोल्ड लोन के अंदर कारोबार कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि मार्च के अंदर आरबीआई ने एक्शन लिया था आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर। आईआईएफएल फाइनेंस को गोल्ड लोन सैंक्शन करने और गोल्ड लोन को डिसबर्स करने बांटने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सुपरविजरी कंसर्न है, इस वजह से ये एक्शन लिया गया था। तो इसी कड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है कि आरबीआई थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनको निर्देश दे रहा है कि किस तरह से उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, किस तरह से आईटी एक्ट के जो प्रावधान है उनको फॉलो करना है। और जो डिसबर्सबल है, जो लोन बांटा जाता है गोल्ड लोन के अंदर, वो 20,000 से ज्यादा का अगर आप गोल्ड लोन दे रहे हैं तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। ये रिजर्व बैंक का निर्देश है एनबीएफसी कंपनियों को। और इसके अलावा जैसा कि ये पता है कि गोल्ड लोन के अंदर जो एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू, वो भी 75% से ज्यादा सीमा उसकी पार नहीं होनी चाहिए। ये भी जो नियम है ये काफी पहले से ये नियम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए आरबीआई थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपना रहा है और निर्देश दे रहा है एनबीएफसी कंपनियों को जो कि गोल्ड लोन कारोबार में है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरी खबर हमें बताने के लिए। आरबीआई ने यहाँ पर गोल्ड फाइनेंस कंपनी, हालांकि ये नियम सभी एनबीएफसी पर लागू है, लेकिन इसका जो असर है ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर ज्यादा पड़ेगा। उनको कैश डिसबर्समेंट लिमिट का पालन यहाँ पर करने को कहा गया है। तो एलटीवी वैल्यू में कुछ फर्क आ सकता है, एक झटका लग सकता है। और इस खबर पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। मनप्पुरम फाइनेंस देखिए 7% नीचे आ चुका है। जिनके की बुक्स की अगर बात करें तो करीब 60-70% एक्सपोजर है गोल्ड लोन में। और मुथूट फाइनेंस का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, 80% से ज़्यादा एक्सपोजर है गोल्ड लोन फाइनेंस कारोबार में। तो इन दोनों कंपनियों पर तो असर हम देख ही रहे हैं। अविनाश, कैसे देख रहे हैं दोनों कंपनियों पर? स्टॉक ने तो रिएक्ट किया ही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही कितना डाल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए क्या है कि दोनों मुथूट एज वेल एज मनप्पुरम को नियर टर्म में तो काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो फेस करना पड़ेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि कोर बिजनेस अभी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी बहुत कठिनाइयां दोनों मुथूट एंड मनप्पुरम को फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद एक बार चीजें नॉर्मल होती है तो वापस आई थिंक इट विल बी बैक टू बिजनेस। तो ये जो 7-8% का फॉल हम मनप्पुरम में देख रहे हैं, मुथूट का भी शेयर थोड़ा सा नरम है। मुझे लगता है कि देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, क्लेरिफिकेशन आएगा, तभी शायद थोड़ा और बिकवाली का प्रेशर शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म जिनके पास है वो होल्ड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स चूज एग्जिट।